हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। हर महीने हम 5 पार्ट्स के अंदर पूरे महीने के करंट अफेयर को लेकर के आते हैं। ये 5 पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग एरियाज ऑफ न्यूज़ को डील करते हुए होते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिले नंबर 1, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस आउट नहीं हो, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मल्टीपल सोर्सेज आपको रेफर नहीं करने पड़े। ठीक है, अब ये जो 5 पार्ट्स हैं इनमें से 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम डिस्कस किया। दूसरे पार्ट में हमने अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स और ओबिचुरीज डिस्कस किया। लिंक दोनों वीडियोस का और पूरी प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसका पुराने किसी वीडियो से कोई लिंक नहीं है, तो नथिंग टू वरी, राइट। आज विल बी डिस्कसिंग स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ के अंदर हम वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी स्टेट से जुड़ी हुई है उसको हम यहाँ डाल देते हैं। है नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्टेट एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन बेटर कैटेगराइज करने के लिए स्टेट के हिसाब से हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। पहले हम सारी JNK की पढ़ेंगे, लद्दाख की पढ़ेंगे, हिमाचल की पढ़ेंगे, उत्तराखंड की पढ़ेंगे। जब आप इतने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे, दिमाग से निकलने के चांसेस ही नहीं है। फिर हम डिफेंस रिलेटेड सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मेजरली नेशनल न्यूज़ रहती है इसमें। और फिर साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें इसरो, नासा और जो भी कुछ साइंस टेक की फील्ड में हुआ हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हुआ हो, कोई नया डिस्कवरी, इनोवेशन हुआ हो, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, A to Z सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़े उससे पहले हाँ, PDF की आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो 5 पार्ट्स हैं इनका एक सिंगल PDF होता है जो हर महीने आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। इंग्लिश वाला आपको 7th ऑफ एवरी मंथ तक मिल जाएगा और हिंदी वाला PDF आपको 10th ऑफ एवरी मंथ तक यहीं पे अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास में PDF बैंक या फिर 2023 का CA सब्सक्रिप्शन है, जो कि इन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो जैसे जैसे हम इंडिविजुअल पार्ट कवर करते जाएंगे आपको PDFs यहाँ इंडिविजुअल वाले मिलते जाएंगे, और जो कंसोलिडेटेड होता है, जो एंड में आता है, वो बाद में ऐड हो जाता है, राइट। तो ये एक अच्छा पैकेज होता है जिन स्टूडेंट्स को लेना है, जो PDF से पढ़ते हैं उनके लिए काम का है, बिकॉज हर बार आपको जाकर के PDF नहीं खरीदना, एक ही जगह पे आपको कंसेशनल रेट के ऊपर कन्वीनियंस के साथ में PDFs मिल जाते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ऑलवेज ड्रॉप अ मेल ऑन parchamclasses06@gmail.com। टीम विल सपोर्ट यू। या परचम ऐप के अंदर भी अपने चैट कर सकते हो या वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हो, टीम हर जगह प्रॉम्प्टली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। चलिए शुरू करते हैं अब आज के सेशन की पढ़ाई के साथ में विद द किक स्टार्ट क्वेश्चन। किक स्टार्ट क्वेश्चन, दिमाग को किक स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ाई मोड में पूरी तरह से आ जाइए। आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है स्क्रीन पे, अगर आंसर आता है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, नहीं आता तो वेट कीजिए, आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स, यानी कि किस राज्य में GI टैग की अधिकतम संख्या है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट है, कुछ कहते हैं मैम केरला है क्या, कर्नाटका है क्या, अभी यूपी भी न्यूज में सुना है, तमिलनाडु है क्या, और यही चारों कंफ्यूजिंग ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। अगर आंसर पता है लिखिए, नहीं पता वेट कीजिए, आज आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए, सो विद दिस नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ टुडेज एंटायर लेक्चर, एंड दैट इज स्टेट न्यूज़। ऑलराइट, तो सबसे पहली खबर आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में मोनलम चेनमो द ग्रेट प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक फेस्टिवल है और एग्जाम के अंदर फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा पूछने जाने लगा है पिछले 1-2 सालों में। सो जितने भी स्टेट से रिलेटेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सब हमें ढंग से पढ़ने हैं। सो लद्दाख एनुअल फेस्टिवल मोनलन चेनमो, क्या नाम है इसका, मोनलन चेनमो, ये सेलिब्रेट किया गया। ये 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है लद्दाख में, कहाँ, लेह के अंदर इसको ऑब्जर्व किया। और बेसिकली यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क और नन हैं वो मिलकर के प्रेयर्स करते हैं पूरे विश्व की शांति और खुशहाली के लिए। और इसको ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया, और इसमें संघ कम्युनिटी जो है लद्दाख की वो मेजरली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है मोनलम चेनमो फेस्टिवल जो हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ वो कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ। सो लद्दाख के अंदर हुआ, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब लद्दाख से जुड़ी हुई इतनी ही खबर थी, JNK की इस बार कोई न्यूज नहीं थी इंपॉर्टेंट, तो हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पे। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, ये जो स्कीम है ये कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च की गई। तो देखिए, मैं हर बार आपको हिंट देती हूँ कि अगर जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार होगी वहीं इंदिरा गांधी जी के नाम से कोई ना कोई स्कीम लॉन्च की जाएगी। और कांग्रेस की सरकार अभी कंपैरेटिवली बहुत कम स्टेट्स के अंदर है, तो आप हिंट वहां से भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया है हिमाचल प्रदेश, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांग्रेस पार्टी से CM बने हुए हैं।
और इसके अंदर ये जो महिला सम्मान निधि मतलब डायरेक्टली कोई ना कोई निधि यानी राशि पहुंचाई जाएगी महिलाओं के अकाउंट में। तो कितनी राशि पहुंचाई जा रही है? 1500 रुपए एवरी मंथ विमेन के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। वो विमेन 18 से 60 साल के यानी 18 to 16 ईयर्स की होनी चाहिए। और बुद्धिस्ट मंक्स जो नन हैं वो भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। और ये स्पीति वैली से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्पीति वैली जो है हिमाचल की, उसमें वहाँ की महिलाओं को ये सम्मान निधि प्रोवाइड की जा रही है। और वहाँ पे बुद्धिज्म में नन्स भी काफ़ी हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कौन से स्टेट में? हिमाचल में। उसमें भी कहाँ? स्पीति वैली में। विमेन के लिए 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज 1500 रुपए हर मंथ पहुंचाए जाएंगे उनके खाते में, डायरेक्ट ट्रांसफर। हिमाचल सीएम सुक्खू लॉन्चेस हिम डेटा पोर्टल। अब हिमाचल में ही एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, नाम क्या है? हिम डेटा पोर्टल। अब देखो हिमाचल से हमारा हिंट आ जाएगा, हिम डेटा पोर्टल है यानी कोई ना कोई डेटा गवर्नमेंट का, स्कीम्स का दिया जा रहा होगा। देख लेते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है टू इंटीग्रेट डेटा ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं, लोगों से रिलेटेड जो डेटा होगा वो हिम परिवार के अंदर आएगा, अभी मैं बताऊंगी। और गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी चल रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, उनको एक जगह लेकर के आना ताकि किसी को कुछ अप्लाई करना है, कुछ चाहिए, कुछ जानना है तो वहीं से देख सके। टू इंटीग्रेट ऑल डेटा। और इससे वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनकी डिलीवरी बेटर हो पाएगी। पब्लिक की ग्रीवेंस हो गई है, उनसे जो भी सर्विस देनी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जुलाई 2023 के अंदर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हिम परिवार प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भी शुरू करेगी। यह है हिम डेटा, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का डेटा। फिर है हिम परिवार यानी जितनी भी फैमिलीज हैं उनका सारा डेटा ऑनलाइन आ जाएगा, यानी आपके राशन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके पास जो भी और डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। गॉट इट? तो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो गई। HPCL टू सेटअप 500 करोड़ रुपीस का इथेनॉल प्लांट इन ऊना। ऊना के अंदर HPCL 500 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगी। ऊना कहाँ है? ऊना भी हिमाचल प्रदेश में आता है। HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो HPCL ऊना के अंदर 500 करोड़ का एक इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है, उसको बनाया जाएगा यहाँ पे। सो ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे ये सेटअप होगा। 500 करोड़ के आउटले से इसको सेटअप किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो इसमें 50% इक्विटी इन्वेस्ट करेगी और उसके अलावा जो भी फैसिलिटीज देनी होंगी प्लांट के सेटअप के लिए वो भी देगी। जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट किसी भी स्टेट में आते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो वहाँ का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और वहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। अब क्योंकि हमने HPCL की बात की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके हेड कौन है यानी CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। चलिए, सो इस तरह का कुछ प्लान्ड है जो कि आना है। पिक्चर्स देख लिया करो, उससे थोड़ा सा मेमोरी के अंदर चीजें टिक जाती हैं, हेल्प होती है। तुंगनाथ हाईएस्ट शिवा टेम्पल। अगली जो खबर है वो तुंगनाथ से है। तुंगनाथ कहाँ है? पंच केदार हैं उत्तराखंड के, उनमें से एक है तुंगनाथ जो कि सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ शिव टेम्पल भी है और ये उत्तराखंड में आता है, ठीक है। तो अब जो न्यूज़ है वो इससे रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। तुंगनाथ टेम्पल डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया जिसके हिसाब से जो तुंगनाथ मंदिर है उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान देंगे। और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तुंगनाथ कहाँ पड़ता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है। लाइक आई टोल्ड यू, हाईएस्ट शिव टेम्पल है पूरे दुनिया के अंदर, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया के अंदर 3680 मीटर्स की ऊंचाई पे ये स्थित है। पंच केदार जो है उत्तराखंड के, उनमें ये आता है। और पंच केदार में कौन कौन है? केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर, ये 5 आते हैं पंच केदार के अंदर। मैंने जब आपको टेम्पल्स इन इंडिया पढ़ाया था, उत्तराखंड के जब टेम्पल्स पढ़े थे, तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था और टेक्निक वगैरह से सब याद भी किया था। फिर इसको नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया है। तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, टेम्पल्स का आर्किटेक्चर, तो नॉर्दर्न स्टाइल होती है, सदर्न स्टाइल होती है। तो ये नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तुंगनाथ टेम्पल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया। कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है। चलिए,
Then which state launched patch reporting app to make roads in state free of potholes? यानी कि किस राज्य ने राज्य की सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है कि अगर आपको रोड पे गड्ढे वगैरह दिखते हैं तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो इस ऐप पे आकर के, और जो सीएम है उन्होंने इसको लॉन्च किया है ताकि जो भी जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढे मुक्त हो सके, तो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनसे बचाया जा सके। इसको डेवलप किया है स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने, और बस कोई भी इंसान फोटो वगैरह के साथ में डायरेक्टली कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। सीधी सीधी न्यूज़ ध्यान रखनी है, पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। ऑल राइट, पंजाब बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक। पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने चलने के अधिकार को लागू किया है। चलने का अधिकार यानी कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अकेले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि भाई रोड क्यों चल रहे हो आप रोड के साइड में। मान लीजिए आप फुटपाथ पे चल रहे हो और आकर के कोई टक्कर मार जाता है, फुटपाथ पे इतने सारे लोग मर जाते हैं, तो कौन दोषी होगा, वो चलाने वाला या वो सोने वाला? तो ये राइट दिया गया था कि अगर आप फुटपाथ पे सो रहे हो तो आपका राइट है, और इसी को अप्लाई किया है अब पंजाब ने कि हाँ जी आपके लिए पाथवेज और साइड में जो बनाए जाते हैं फुटपाथ वगैरह वो बनाए जाएंगे राहगीरों के लिए भी और साइकिलिस्ट के लिए भी, और इनको राइट होगा वहां पे जाने का। एंड दिस इज व्हाट पंजाब हैज डन। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है यानी कंपलसरी कर दिया है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स बनाना जितने भी फ्यूचर एक्सपेंशंस होंगे रोड और कंस्ट्रक्शन के उसके अंदर। तो साइकिल ट्रैक्स भी आएंगे और फुटपाथ भी आएंगे और यहाँ पे पूरी रोड जा रही होगी। सो दिस हैज पीपल हैव द राइट टू वॉक ऑन दिस एरिया। तो ये राइट टू वॉक किसने अप्लाई किया है? सबसे पहले पंजाब ने अप्लाई कर दिया है। हर महीने 10 पेडेस्ट्रियंस या बाइसाइकिल राइडर्स जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं क्योंकि एनक्रोचमेंट हो जाता है पेडेस्ट्रियन एरिया का, है ना। जो फुटपाथ होते हैं उन पे भी गाड़ियां चलने लग जाती हैं, और इसकी वजह से NHAI को बोला गया है कि भाई आप ये सारी चीजें बनाएंगे और साथ में लोकल बॉडीज और बाकी डिपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे। नाउ कमिंग ओवर टू हरियाणा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेस आया है, न्यू हरियाणा एक्साइज पॉलिसी। New Haryana excise policy imposes ₹5 cow cess on each liquor bottle sold. एक जो भी लिकर की यानी शराब की बोतल बिकेंगी उस पे ₹5 काउ सेस लिया जाएगा, और ये जो रुपए है ये काउ के यानी गाय के प्रॉपर रख रखाव के लिए, गौशालाओं के मैनेजमेंट वगैरह के लिए यूज में लिया जाएगा। सो नई हरियाणा आबकारी नीति बेची गई प्रत्येक शराब की बोतल पर ₹5 गाय उपकर लगाती है। सो इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया, हिंदी में लिखा हुआ ही है। अब और देखते हैं इसके अंदर क्या है। न्यू एक्साइज पॉलिसी है, किसने अप्रूवल दिया है? सीएम, और जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें सीएम के साथ में अप्रूवल आ गया है मनोहर लाल खट्टर जी की प्रेजेंस के अंदर, और इसके हिसाब से जो भी कोई एक भी बॉटल अगर लिकर की लेगा तो ₹5 काउ सेस हर एक बॉटल पे लगेंगे और वो वेलफेयर ऑफ काउ के लिए जाएंगे। करीब 650 काउ शेल्टर्स हैं पूरे स्टेट के अंदर हरियाणा में, और उसके आसपास अगर हम बात करें 23 गुड़गांव इंक्लूडिंग 23 इन गुड़गांव, तो करीब 5 लाख स्ट्रे कैटल भी हैं जो कि आवारा घूमती रहती हैं, तो उनके भी रखरखाव के अंदर ये सारा रुपया काम में लिया जाएगा। इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, टू टेल यू ऑनेस्टली ये सब आपको समझाने के लिए डाल दिया जाता है, बिकॉज कई बार सिर्फ आप हेडलाइन पढ़ते हो तो जरूरी नहीं उससे आपको न्यूज़ याद रह जाए। तो अगर मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बता दी होती, हो सकता है फ्यूचर में आप भूल जाओ, हालांकि पिक्चर आपको हेल्प करेगा, लेकिन जब भी हम ये डिटेल पढ़ते हैं न्यूज़ दिमाग में रुक जाती है बिकॉज आपको स्टोरी समझ में आ जाती है पूरी, ठीक है। लेकिन इसके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे यूजुअली आपको कलर में दिख जाएंगे। तो काफ़ी कुछ मेहनत की जा रही है इन प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए ताकि बेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया जा सके। चलिए अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट जो है पहला फार्मा पार्क खोलने जा रही है, और कहाँ होगा ये? ललितपुर के अंदर होगा। तो बस ये ललितपुर आप ध्यान रखेंगे, पहला फार्मा पार्क जो है यूपी का वो कहाँ ओपन होगा? ललितपुर में होगा। और ये क्यों होगा? मेडिकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो यूपी सरकार ललितपुर में पहला फार्मा पार्क बनाएगी, चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बुंदेलखंड एरिया के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट इस पे 1560 करोड़ डेवलपमेंट के लिए लगाएगी, और उसके बाद जितनी भी फैसिलिटीज होंगी फार्मा पार्क को बनाने के लिए वो दी जाएंगी। अब ये तो था फार्मा पार्क। इसी तरह से फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क है जो कि गौतम बुद्ध नगर में आएगा। फार्मा पार्क आएगा ललितपुर में, और पहला मेडिकल डिवाइस, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाए जाएंगे, वो आएगा गौतम बुद्ध नगर में। और इसके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 350 एकड़ का लैंड वगैरह सैंक्शन किया जा रहा है। नॉट जस्ट दिस,
फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा नया, और कहाँ? लखनऊ में। तो न्यूज़ देखिए, लखनऊ टू गेट न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। फार्मा पार्क है ललितपुर में, ये है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड नई नई रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाएगी। ये लखनऊ के अंदर आएगा और ये रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, यूपी 6 नंबर पे आता है, जो कि सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें। टॉप पे कौन सा स्टेट आता है? तेलंगाना आता है। तो फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है तेलंगाना। यूपी 6 लार्जेस्ट स्टेट है और यूपी का कंट्रीब्यूशन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करंटली 2% है, और स्टेट चाह रही है इसको बढ़ा करके 10 से 12% किया जाए। और इसके लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा। ये कुछ ट्रिविया है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। फिर यूपी में ही अगली खबर है, वाराणसी LBSI एयरपोर्ट। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है LBSI, ठीक है। गेट्स इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लाउंज। इंडिया का पहला रीडिंग लाउंज कौन से एयरपोर्ट पे खुला है? LBSI यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है ये? वाराणसी के अंदर है। तो अब देखो, एग्जामिनर जरूरी नहीं आपसे ये पूछे कि पहला रीडिंग लाउंज कौन से एयरपोर्ट पे खुला, नहीं, क्योंकि वाराणसी का LBSI एयरपोर्ट न्यूज में आ गया, तो LBSI एयरपोर्ट कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो जब भी न्यूज पढ़ते हो सोचा करो कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, और उन पॉइंट्स को दिमाग में एडिशनल एम्फेसिस देते हुए फीड किया करो। तो ये है LBSI एयरपोर्ट, और यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। वाराणसी में LBSI हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिलेगा। और रीडिंग लाउंज के अंदर बेसिकली जितनी भी बुक्स हैं काशी के ऊपर, उसके अलावा अलग अलग तरह की लिटरेचर होगी, जो यंग ऑथर्स हैं, यूथ जो है उनकी लिखी हुई किताबें होंगी, वो सब वहाँ डिस्प्ले पे होंगी, इंसान बैठ करके उनको पढ़ सकता है। और इसको असिस्टेंस ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट के असिस्टेंस से इसको खोला जाएगा, बिकॉज बुक्स भी तो चाहिए इस लाउंज के लिए, तो वो नेशनल बुक ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा। फाइन, तो इंपॉर्टेंट बात यही है, LBSI एयरपोर्ट है वाराणसी में, वहाँ पे खुलेगा पहला रीडिंग लाउंज, बस दैट इज इट। चलिए, उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाता है जिसने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का एक डिजिटल हेल्थ ID कार्ड है, उसके अंदर बच्चे की पहले तो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, बच्चों के डेस्क पे जा करके सारी चीज़ें चेक होंगी, उनकी हेल्थ भी होगी और उसके अलावा साइकोलॉजिकल सारी चेकिंग भी होगी, और उनका हेल्थ कार्ड होगा। हेल्थ कार्ड में जो नंबर होगा उनसे उनकी सारी डिटेल डिजिटली अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये मोटी मोटी न्यूज़ मैंने बता दी, अब पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी ने मिलकर के लॉन्च किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ है और उसको पायलट के तौर पे लखनऊ में शुरुआत की जाएगी। धीरे धीरे फिर यूपी के बाकी सारे एरियाज में भी शुरू किया जाएगा। इसमें 1765 म्यूनिसिपल स्कूल स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा और डेस्क टू डेस्क एग्जामिनेशन होगा 130 पैरामीटर्स पे। अगेन इतनी सारी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मोटी बात यही है कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड इशू किया है, जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स पे बच्चों की हेल्थ को चेक किया जाएगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी चेक किया जाएगा, उनकी रीडिंग स्किल्स वगैरह, क्योंकि वो सब भी आपके हेल्थ से ही कनेक्टेड होती हैं। और उसके बाद उनका एक कार्ड बनाया जाएगा और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 25,000 वर्थ रुपीस का। गॉट इट? चलिए, और इसका पायलट कहां से शुरू हो रहा है? लखनऊ से शुरू हो रहा है। ओके ना, उत्तर प्रदेश को मिले 3 और GI टैग, और जो आपका किक स्टार्ट क्वेश्चन था उसका आंसर अब आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स हैं। उत्तर प्रदेश को 3 नए GI टैग मिले हैं, और कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अभी फाइल हुए हैं या मिले हैं, मिल गए हैं। ओके, और ये 3 GI टैग्स कौन से हैं? मैनपुरी की तारकशी, लकड़ी के ऊपर अलग अलग तारों को अंदर डाल करके की जाती है, ब्रास, कॉपर या सिल्वर वायर्स को वुड के अंदर डाल करके तारकशी की जाती है, तो ये मैनपुरी की तारकशी है। महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट, ये रहा महोबा का जो गौरा स्टोन क्राफ्ट है वो, और संबल हॉर्न क्राफ्ट, संबल का हॉर्न, ये जो सींग होते हैं ना, सींग से अलग अलग तरह के क्राफ्ट बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव भी और यूटिलिटी वाले भी। तो इन तीनों को मिला है उत्तर प्रदेश से GI टैग। और अब इसके बाद यूपी के टोटल 48 GI टैग्स हो जाते हैं और यूपी आ जाता है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, जिसके पास 55 GI टैग्स हैं। सेकंड नंबर पे यूपी आ जाता है और उसके बाद आता है कर्नाटका, जिसमें 46 GI टैग्स हैं।
अच्छा, अब यूपी की अगर हम बात करें 48 जीआई टैग में से ध्यान दीजिएगा 36 जो जीआई टैग है ना वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में ही है। सो इट इज़ वन ऑफ सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में अगर जीआई टैग हो रहे हैं तो अभी तक उत्तर प्रदेश से हुए हैं, एज पर द न्यूज़ दैट हैज़ बीन गिवन। ठीक है जी, आगे चले। सो मैनपुरी, महोबा और संबल, मैनपुरी से तारकशी हो गई, महोबा से ये गौरा स्टोन क्राफ्ट हो गया और संबल से हॉर्न क्राफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश सरपासेस महाराष्ट्र इन शुगर प्रोडक्शन दिस सीजन। अभी जो शुगर प्रोडक्शन सीजन था उसके अंदर उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। वैसे उत्तर प्रदेश ही आगे रहता था, लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया था। अब वापस उत्तर प्रदेश आगे आ गया है। तो 2022 में महाराष्ट्र हैड ओवरटेकन यूपी और अब यूपी वापस आगे आ गया है। 22-23 के शुगर सीजन के डेटा के हिसाब से 107.29 लाख टन्स की पैदावार यूपी की रही, जबकि महाराष्ट्र की 105.30 लाख की रही। और अगर हम बात करें कितना एरिया शुगर केन कल्टीवेशन में जाता है, यानी कितने बड़े एरिया के अंदर शुगर केन उगाए जाते हैं, तो वो लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यूपी की न्यूज हो गई खत्म। अब हम आते हैं एमपी की तरफ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी कि लर्न एंड अर्न स्कीम जो होती है। सो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ लॉन्च की गई? एमपी के अंदर लॉन्च की गई और इसको चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम भी कहते हैं। क्या होगा इसमें सोचो जरा। अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, काम सीखो, ट्रेनिंग लो और फिर जॉब करो भी, तो वही है। अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अराउंड 700 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में, अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि आप काम सीख सको और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएं, आगे जाकर के आप काम कीजिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटी, अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमएसएमई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो 700 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हैं वेरियस सेक्टर्स के अंदर जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है। उसके अलावा नॉट जस्ट दिस, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। 12th पास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा तक इस स्कीम में कवर हो रहा है। तो जो 12th पास है उसको कंपैरेटिवली लेस स्टाइपेंड होगा, पोस्ट ग्रेजुएट को ज़्यादा स्टाइपेंड होगा। उसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हो। 12th पास को 8000 स्टाइपेंड है, जिन्होंने ITI किया हुआ 8500 है, डिप्लोमा किया हुआ है 9000 है, ज़्यादा डिग्री है तो 10,000 प्रति महीना स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये जो नंबर है ना, कितना स्टाइपेंड एटसेट्रा मिल रहा है, अगर आप एमपी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो स्कीम के इतने डिटेल में जाने की जरूरत है, स्टेट स्कीम के। अगर आप नेशनल एग्जाम दे रहे हो तो स्कीम की इतनी सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा जान लोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, जब भी पढ़ाई करते हो थोड़ा स्मार्ट होकर के तैयारी करनी है हमको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एमपी का एग्जाम दे रहे हो तो वो स्कीम का पूरा आपसे एक्सरे तक पूछ लेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दे रहे हो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर मोटी मोटी बातें पूछेगा। चलिए एमपी में ही आगे बढ़ते हैं। भोपाल बिकम्स फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस। SDG जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN नेशंस ने मिलकर के तय किए हुए हैं, जैसे 2030 के एजेंडा ले रखे हैं, तो उनको मेजर करने के लिए कि हम उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कितना पहुंच रहे हैं, कितना पास आ गए हैं, कौन सा सिटी है जो पहली बार ऐसा कर रहा है, एंड दैट इज भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल। फर्स्ट सिटी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला शहर जो कि लोकलाइजेशन कर रहा है UN SDG का, और ताकि उनको मेजर कर सके। तो बस इतनी बात है, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, देन इनॉग्रेशन एंड डेडिकेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। झारखंड उच्च न्यायालय जो है, झारखंड हाई कोर्ट जो है, उसकी नई बिल्डिंग इनॉग्रेट हो गई है। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। उसी से जुड़ी हुई न्यूज देखते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स न्यू झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग। कहाँ हुई है? रांची के अंदर हुई है। झारखंड की राजधानी रांची के अंदर हुई है। 550 करोड़ की लागत से इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है और इसका कैंपस बहुत बड़ा है, एरिया वाइज हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट्स इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ये बनी है। बस इतनी बात है, बाकी सारी स्टैटिक इन्फो है। रांची, हेमंत सोरेन, P राधाकृष्णन जी, ये सारे इन्फो आप देख सकते हो। नाउ मूविंग ओवर टू, थोड़ा ईस्ट में चलते हैं, ओडिशा की तरफ आते हैं। ओडिशा एक्सटेंड्स इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप टिल 2033, यानी कि ओडिशा ने 2033 तक भारतीय हॉकी टीम प्रयोजन का विस्तार किया है। अभी तक हॉकी इंडिया की जो टीम है, मेन और वेमेन दोनों को कौन स्पॉन्सर करता है? ओडिशा करता आ रहा है। तो उसने स्पॉन्सरशिप 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दी है। सो 10 ईयर्स के लिए
ये आगे बढ़ गई है और विमेन इंडियन हॉकी टीम हो या मेन इंडियन हॉकी टीम हो, सीनियर जूनियर, सबको ओडिशा ही, ये देखो जर्सी जो होती है ना उस पे ओडिशा का स्पॉन्सरिंग रहती है। ओडिशा हैज बीन द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ बोथ सिंस 2018, 2018 से ऑफिशियल स्पॉन्सर है और अब 33 तक भी आगे बढ़ गया है। विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो परचम क्लासेस के, अगर आपको नहीं पता कैसे जुड़ना है तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो कमेंट होते हैं ना वीडियो पे, उनमें कमेंट पिन भी किया जाता है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो परचम क्लासेस टाइप करो टेलीग्राम के ऊपर और देख लीजिए, करीब 2 लाख समथिंग आपको वहाँ बच्चे मिल जाएंगे। तो वो परचम क्लासेस है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से भी बना रखा है, मतलब फेक भी बना रखे हैं, सो प्लीज़ चेकआउट, राइट। तो अपन वहाँ डेली क्विजेस भी डालते हैं। तो अगर आप डेली सीए फॉलो करते हो, नहीं तो डेली क्विजेस अटेम्प्ट करते हो, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी नज़र से गुजरे हुए होंगे। और नहीं करते हो तो करने लग जाइए, बिकॉज सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपको रिविजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंखों से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो डू चेकआउट द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। चलो वापस आ जाओ। विच स्टेट यूटी लॉन्च आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। आदर्श कॉलोनी पहल कौन से राज्य ने शुरू की है? ओडिशा ने शुरू की है और इंपॉर्टेंट पहल है। क्या है समझिएगा। 22.5 करोड़ की लागत से इस पूरी इनिशिएटिव को चालू किया जा रहा है। इंडिया की पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई जा रही है। ये आदर्श कॉलोनी क्या है? बेसिकली ये रीसेटलमेंट कॉलोनी है। जो भी आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, किसी भी वजह से अगर कॉलोनियाँ तबाह हो जाती हैं, लोग क्या बोलेंगे हम, क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं ना। कोस्टल कोई तूफान आ गया या फिर कोई ऐसा डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से लोग बेघर हो रहे हैं, उनको रीसेटल करना है, तो ये आदर्श कॉलोनीज बनाई जा रही है जिनमें लोगों को रीसेटल किया जाएगा। ओके, और इसके लिए 22.5 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव के तहत। एंड ये जो कॉलोनी है ये कहाँ? केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप की जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर सारे फैसिलिटीज़ होंगी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी चीज़ें डिस्प्लेस लोगों को, ताकि वहाँ पे सेटल किया जा सके। ओडिशा टेक बिग AI लीप, सीएम नवीन पटनायक लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। सो ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े कदम उठाने के लिए कुछ एक चीज़ें शुरू की हैं। क्या है देखते हैं। नवीन पटनायक जो कि सीएम ओडिशा के, उन्होंने ओडिशा फॉर AI यानी ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI फॉर यूथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसके नाम में ये आ रहा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी के साथ में ओडिशा ने MOU साइन किया है फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटेल के साथ में। सो नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है ओडिशा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ, और इसमें 4 घंटे की फ्री कोर्स क्लास दी जाएगी इंटेल के द्वारा सभी को, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबको एक आम लेवल पे जानकारी हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अच्छा हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए ये इनिशिएटिव है ताकि जितने भी यूथ हैं या जितने भी लोग हैं ओडिशा के, एटलीस्ट उनको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिल जाए। फर्स्ट फेज के अंदर इसको भुवनेश्वर, पुरी और कटक के अंदर लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। AI फॉर यूथ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 18 साल से कम है, तो इनके मॉड्यूल्स उसी हिसाब से होंगे। और ये पर्टिकुलरली जो 5T स्कूल्स हैं 2000 जो ओडिशा के अंदर बन रहे हैं, और ओडिशा आदर्श विद्यालय जो हैं उनमें जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये AI फॉर यूथ चलाया जाएगा। तो बेसिकली क्यों है? रिसर्च, इनोवेशन एंड एप्लीकेशंस जो है AI के सेक्टर में और बाकी सारे सेक्टर्स में उनको बढ़ावा मिले। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखते हो तो आप उसको अप्लाई करके सारे सेक्टर्स में एक्सेल कर सकते हो। तो यही सारा इसका एम भी है। मो घर योजना, क्या है योजना का नाम? मो घर योजना। ओडिशा सीएम अनाउंसेस हाउसिंग स्कीम फॉर रूरल पुअर। सो ऐसे लोग जिनको किसी भी स्कीम में जगह नहीं मिल पा रही है और उनके घर नहीं बन पा रहे, उनके लिए एक हाउसिंग फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है, मो घर योजना। नाउ लेट अस गो थ्रू दिस। सो गवर्नमेंट अनाउंसेस मो घर हाउसिंग स्कीम। पूछा जाए मो घर योजना कहाँ शुरू की गई है? मो घर, मेरा घर। सो ओडिशा के अंदर की गई है। क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्रेडिट यानी आपको लोन्स दिए जाएंगे, फाइनेंशियल स्कीम है ये, और अप टू 3 लाख का दिया जाएगा लोन, जो कि आप 10 साल में चुका सकते हो। अपने घरों को अगर आपको बनाना है या अपग्रेड करना है उसके लिए लिया जा सकता है, और ऐसी फैमिलीज को दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग किसी भी हाउसिंग स्कीम का पार्ट नहीं है। ऑलराइट, देन कमिंग ओवर टू India's first international multimodal logistics park at जोगीघोपा, असम की तरफ आ जाते हैं, और असम की काफ़ी सारी न्यूज़ हम करेंगे क्योंकि इस महीने इंपॉर्टेंट रही। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो
ये असम जा रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ऊपर आपको असम दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये है जोगीघोपा। और जोगीघोपा में स्टार्ट होगा, क्या होगा, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, राइट। और ये इसी साल कंप्लीट होने की बात सामने आई है, और इसको डेवलप किया जा रहा है भारतमाला परियोजना के तहत। भारतमाला परियोजना के अंदर लॉजिस्टिकली जो पार्क्स बनेंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी भी होगी, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, एयर कनेक्टिविटी भी होगी, इस तरह से भारतमाला परियोजना। और कौन डेवलप कर रहा है, NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये पूरा नाम याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, भारतमाला परियोजना आपको पता होनी चाहिए। देन इसके तहत 317 एकड़ का लैंड है अलोंग ब्रह्मपुत्रा, असम की मेन नदी ब्रह्मपुत्रा, उसके अलोंग जो एरिया है उसको डेवलप किया जा रहा है। रोड, रेल, वाटरवेज, एयरवेज सबका कनेक्शन इस लॉजिस्टिक पार्क से होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए इस तरह का ये पार्क है जो कि डेवलप हो रहा है। सो इसके तहत भारतमाला परियोजना के तहत जो मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड किया है कि पूरे इंडिया में 35 इस तरह के MMLP जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं उनको डेवलप किया जाना, और सबसे पहला असम के जोगीघोपा में शुरू होने वाला है। इसके अंदर वेयर हाउसिंग, रेलवे स्लाइडिंग, जो भी कुछ मतलब अगर सामान आ रहा है तो उसको स्टोर करने की, उसको वापस ले जाने की, क्लियरेंस हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, ईटिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, नींव का पत्थर जो था, वो 2020 के अंदर अक्टूबर में रखा गया था, और अब इस साल ये कंप्लीशन पे है। ऑल राइट, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना MMJAY के तहत आयुष्मान असोम, ये पोस्टर टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट कर देगा। आयुष्मान असोम स्कीम है जो कि असम ने शुरू की है, और ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, और सेंटर की जो स्कीम है उसी को सप्लीमेंट करती हुई है। देखते हैं, असम CM लॉन्चेस आयुष्मान असम स्कीम, आयुष्मान असोम है वैसे ये देखा जाए तो, आयुष्मान असोम। और इसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत ही स्कीम को चालू किया गया है। इसमें कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। सो अलग अलग स्कीम्स, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाते हैं। एक तो MMJAY तो है ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अलावा स्टेट भी अपनी स्कीम्स चलाते हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स आर हैविंग इट, मेनी स्टेट्स आर हैविंग इट रादर, तो अब असम ने भी शुरू की है। अब इसके अंदर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर काफ़ी सारी फैमिलीज को मिल जाएगा, और ये 1578 हेल्थ केयर प्रोसीजर्स को कवर करेगी 300 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इन द स्टेट। काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो भी इलाज आप ले रहे हो, वो सर्जरी हो, इलाज हो, तो बहुत सारी एक लिस्ट है जिनको कवर करेगा ये पर्टिकुलर स्कीम। ओके, बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब आप सोचोगे मैम एकदम से क्यों पूछा ये बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में, एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा। अब आप सोचोगे क्यों यही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो हम क्या करेंगे फिर, पूरी 500 से ज़्यादा जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उनको रटने बैठेंगे, नहीं करना है ऐसा, राइट। जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उनको याद करना है, और मैंने काफ़ी सारी करवा भी रखी हैं आपको यूट्यूब पे, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देखोगे काफ़ी सारी मिल जाएंगी। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों आई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आई, और इसलिए ये सेंचुरी बन जाती है इंपॉर्टेंट। तो पहले तो देख लो बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है, तो ये असम के अंदर है। असम के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इन द मिडिल सिचुएटेड है। अब क्या न्यूज़ थी वो देखते हैं। बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड इन असम ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। न्यूज़ क्या आई, क्यों ये बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी खबरों में आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि एक पाथ जो ट्रेडिशनल पाथ पहले यूज़ किया जाता था उसको ओपन किया जाएगा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क से ओरांग नेशनल पार्क जाता हुआ। सो काजीरंगा से ओरांग जाता हुआ ये जो पाथ खोला जाएगा ये इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से होकर के गुजरेगा, ठीक है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बन जाती है इंपॉर्टेंट। अब ये जो एरिया है इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1974 में, और फिर 1995 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना दिया गया था। इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री देख रहे हैं। और इसको आइडियल हैबिटेट माना जाता है बंगाल फ्लोरिकन के लिए। बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बंगाल फ्लोरिकन का आइडियल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, और इसको बंगाल बस्टर्ड भी कहते हैं, और ये नेटिव है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कंबोडिया, वियतनाम में भी पाया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया क्यों हमने पढ़ा बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिजोरम की तरफ चलते हैं।
सो न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग गेको फाउंड इन मिजोरम, गेको लिजर्ड है ना, लिजर्ड को ही गेको भी बोलते हैं माइनर डिफरेंशिएशन के साथ में। सो न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग गेको फाउंड इन मिजोरम, और उसका नाम रख दिया गया गेको मिजोरामेंसिस, ठीक है। तो मिजोरमेंसिस, मिजोरम पे ही मिजोरमेंसिस कर दिया, गेको मिजोरमेंसिस, ये है फ्लाइंग लिजर्ड। तो इसके आप देखो यहाँ पे ये स्किन है ना, लूज लूज स्किन, ये इसको ग्लाइड करने में, हवा में फ्लाई करने में हेल्प करती है। सो रिसर्चर्स जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी के और उसके साथ साथ में जर्मनी के कुछ, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीशीज। इनको लग रहा था ये पुरानी एक स्पीशीज है जो फ्लाइंग लिजर्ड की पहले जानी जाती थी, लेकिन नहीं, एक न्यू स्पीशीज पाई गई और इसलिए इसको नाम रख दिया गया गेको मिजोरमेंसिस। नाउ अब आते हैं अरुणाचल की तरफ। हर शिखर तिरंगा मिशन, कौन सा मिशन है? हर शिखर तिरंगा मिशन, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी जो हाईएस्ट शिखर है यानी चोटी है या पीक है, वहां पे तिरंगा लगाया जाएगा। ओके, तो जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी हाईएस्ट पीक के ऊपर हर शिखर पे तिरंगा। अरुणाचल सीएम ने इसको फ्लैग ऑफ किया है, यानी शुरुआत की है इसकी, हरी झंडी दिखाई है। और ये निमास जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, जो दिरांग के अंदर है, यहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया गया और इसके अंदर नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाएगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरी स्टेट, और ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है। और इसके पीछे ये आइडिया किसका है? कर्नल जामवाल का ये आइडिया है, जो कि खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रह चुके हैं एडवेंचर के एरिया में, और उन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट समिट किया है और पहले अकेले भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और 7 समिट्स भी इन्होंने कर रखे हैं, ठीक है। और ये जो पूरी कैंपेन है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते होगी, और जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा इंडिया का, उस तक उसको मार्क करने के लिए, और ऑल्सो हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी चल रही है उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो माउंट रियो पुरगिल जो है वहाँ से होगी हिमाचल में, और इसको एंड किया जाएगा माउंट जोंगसोंग सिक्किम में। हिमाचल से लेकर के और पूरे सिक्किम तक जितने भी स्टेट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक पे तिरंगा फहराया जाएगा। हर शिखर तिरंगा, हर घर तिरंगा होता है ना जैसे, अब ये हर शिखर तिरंगा है। तो ये हमने नॉर्थ से लेकर के ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिए। अब हम वेस्ट पे चलते हैं और फिर हम साउथ के स्टेट्स की न्यूज़ कवर करेंगे। तो आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट्स 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स, और टोटल नंबर हो जाता है 26। तो राजस्थान कॉन्जर्वेशन जो रिजर्व्स हैं उनमें 3 और जुड़ गए हैं, और टोटल अब कितने हो गए राजस्थान के अंदर? 26 हो गए। कौन से 3 रिजर्व्स नए घोषित किए गए हैं कॉन्जर्वेशन के? तो एक है सोरसन 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या ब्लैक बक्स के लिए, और ब्लैक बक्स के लिए जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एंड ब्लैक बक्स। सो सोरसन 12 के अंदर एक आया। खींचन जोधपुर के खींचन में दूसरा कॉन्जर्वेशन रिजर्व आया, और ये डेमोसेल क्रेन जिनको कुरजन कहा जाता है, इनके लिए जाना जाता है। अब देखो इन दोनों की पिक्चर मैंने क्यों नहीं लगाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हो, कई बार हम न्यूज़ में कवर कर चुके हैं। ब्लैक बक जिसके लिए सलमान खान जी के ऊपर केस चला था, वो ब्लैक बक हो गया, और ये है कुरजन, ठीक है। इसको कहते हैं डेमोसेल क्रेन, और डेमोसेल क्रेन के कॉन्जर्वेशन के लिए भारत में पहली बार कोई कदम उठाया जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। और ये कहाँ उठाया गया है? खींचन इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके खींचन में ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। खींचन विल बी कंट्रीज फर्स्ट कॉन्जर्वेशन रिजर्व फॉर डेमोसेल क्रेन, तो ये ध्यान रखेंगे आप, राइट। और इन 3 रिजर्व्स के अलावा, अच्छा ये हमीरगढ़ जो है भीलवाड़ा में, इस पूरे को भी कॉन्जर्वेशन रिजर्व बनाया जाना है। तो टोटल नंबर 26 हो गया है। नेक्स्ट, कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या होता है? अच्छा हाँ, आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, क्या होता है मैम कॉन्जर्वेशन रिजर्व? तो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जो कि अगर कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बीच में कोई कॉरिडोर की तरह यूज़ किया जा रहा है, या बाहर का जो बफर जोन होता है उनको कॉन्जर्वेशन जोन बना दिया जाता है, जो कि इनहैबिटेड नहीं होते या फिर जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ लोग नहीं रह रहे और वह सरकारी ज़मीन है, और जो ऑलरेडी कंजर्व्ड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क हो गए, सैंक्चुरीज हो गए, उनके आसपास के वो इलाके हो गए, या बीच में कॉरिडोर का काम करते हैं ये एरियाज़, तो इनको भी कंजर्वेशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यहाँ प्रोटेक्शन का लेवल कम होता है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्टेड होते हैं। सो बफर जोन्स होते हैं या कनेक्टर्स होते हैं, माइग्रेशन कॉरिडोर्स होते हैं, किन के अराउंड? पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, रिजर्व, फॉरेस्ट एक्सेट्रा के अराउंड। और अगर ये अनइनहैबिटेड है, यानी लोग नहीं रह रहे हैं, और अगर ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, तो इनको डिक्लेयर किया जा सकता है। और ऐसे एरियाज में जो कॉन्जर्वेशन रिजर्व घोषित हो गए हैं, इसके बाद में आपको क्लियरेंस लेना होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990 और स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ एंड मतलब वाइल्ड लाइफ से, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है।
तो ये एरिया एक बार कंजर्व हो गया तो अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट करने के लिए परमिशंस और परमिट्स लेने पड़ते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी पहली बार कब शुरू हुई थी? 2002 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इससे पहले कंजर्वेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट नहीं था। PM Narendra Modi has recently inaugurated and laid foundation stone for a variety of development project worth over 5,500 crores in which state? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? कौन से राज्य में किया है? राजस्थान के अंदर किया है। सो 5,500 करोड़ से भी ज्यादा की लागत के प्रोजेक्ट्स और इनॉग्रेशंस और फाउंडेशन स्टोन्स ले किए गए हैं। सो फाउंडेशन स्टोन किस किस चीज़ का रखा गया? पहला है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि 2 लेन रोड्स को अपग्रेड करेगा राजसमंद और उदयपुर के अंदर। ये जो इतनी डिटेल है, अगेन अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, इससे भी और थोड़ी डेप्थ में पढ़ लीजिएगा अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो। सेंट्रल के लिए दिस मच इज मोर देन इनफ। सो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन जो रोड्स हैं उनका अपग्रेडेशन होगा। उसके अलावा उदयपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह स्टार्ट की जाएंगी। गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट एंड सेटलिंग ऑफ न्यू लाइन, नई लाइन नाथद्वारा से नाथद्वारा सिटी, नाथद्वारा टाउन जो है राजसमंद में, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा रेल्स। और उसके अलावा काफ़ी सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी शुरू किए गए हैं। ऑल राइट, फिर अशोक गहलोत इनॉग्रेट्स जंगल सफारी इन उदयपुर। उदयपुर के अंदर जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। चलो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ की गई, नो, लेकिन जंगल सफारी जहाँ शुरू की गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जयसमंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन सी आ गई न्यूज़ में? जयसमंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहाँ पे सफारी शुरू की गई। तो पूछा जा सकता है ये सैंक्चुरी कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान सीएम इनॉग्रेट जंगल सफारी एट जयसमंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, और ये डेबर लेक को जिसे जयसमंद लेक भी कहते हैं उसके आसपास सराउंडिंग है। और इसको 1957 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। और यहाँ पे मेनली टीक वुड के घने जंगल पाए जाते हैं। डेबर लेक या जयसमंद लेक जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक है, जिसको महाराणा जय सिंह ने बनवाया था 1685 में। ऑलराइट, नाउ कमिंग ओवर टू महाराष्ट्र। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र। कोस्टल रोड इन मुंबई टू बी नेम्ड आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज। जो कोस्टल रोड पूरी बन रही है, आई थिंक अभी तक हमने इसका डिस्कशन नहीं किया, नेशनल न्यूज़ में करेंगे। सो कोस्टल रोड पूरा निर्माण हो रहा है ना, मुंबई के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका नामकरण किया जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे। बस इतना सा एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, नथिंग मोर देन दैट। Maharashtra becomes the first state in the country to approve good governance regulations, यानी कि सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन जाता है। गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस, यानी गुड गवर्नेंस के लिए जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो ऑन पेपर तो है, डिस्कशंस में तो है, लेकिन उनको इन एक्शन लाने वाला महाराष्ट्र बन जाता है पहला स्टेट। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। गुड गवर्नेंस क्या होती है? सुशासन, है ना। जो सरकार जो भी काम कर रही है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और वो सब के लिए कुछ रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डायनामिज्म और ट्रांसपेरेंसी आएगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। जो भी काम चल रहा है उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा एक सेपरेट सेल बनाया जाएगा जो कि क्लाइमेट चेंज के जो असर हो रहे हैं उन पे भी ध्यान रखेगा। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया जा रहा है। एडिशनल इन्फो है। अच्छा, इसके हिसाब से आपले सरकार सेवा केंद्र जो महाराष्ट्र है उसमें आपले सरकार सेवा केंद्र, यानी हम आपकी जो सरकार है उससे रिलेटेड सेवा केंद्र हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, यानी उनको और बढ़ाया जाएगा और एंड टू एंड ऑनलाइन सर्विसेज सिटीजन्स को दी जाएगी एक बाउंड टाइम के अंदर कि आपकी जो प्रॉब्लम है इतने समय में सॉल्व हो जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी इंप्रूव की जा रही हैं, और ये महाराष्ट्र में हो रहा है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक ब्रिज टू बी रीनेम्ड एज वीर सावरकर सेतु। स्वतंत्र वीर सावरकर सेतु, ये नाम रखा जाना है बांद्रा वर्सोवा, ये जो सी लिंक ब्रिज है उसका ये खबर है, और इससे जुड़ा हुआ थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज विल बी रीनेम्ड और नेम्ड रादर आफ्टर वीर सावरकर। महाराष्ट्र के सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि स्वतंत्र वीर सावरकर समुद्र सेतु सी लिंक, ये नाम हो जाएगा इस पूरे ब्रिज का।
और बर्थ एनिवर्सरी जो है सावरकर जी की उसको भी एक डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के तौर पे। ऑलराइट, चलो अब यहीं पे मुझे बता दो कि एनिवर्सरी आती कब है, जल्दी से डेट मुझे बता दीजिए। सावरकर की वीर सावरकर जो भी आप कहें, इनकी जो कुछ किताबें काफ़ी फेमस हुई और जिनमें से कुछ एक है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि इन्होंने गोरेला वॉरफेयर जो होता है ना कि टुकड़ियों में एकदम से धावा बोल देना छुप करके, और तो गोरेला वॉरफेयर के ऊपर लिखी थी, 1857 सिपाही मार्टिनी से रिलेटेड है। और उसके अलावा हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये भी इनकी एक पॉपुलर और फेमस बुक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड नमो शेतकारी महासम्मान योजना। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। कौन से स्टेट ने की है? महाराष्ट्र ने की है। क्या है ये फाइनेंशियल स्कीम है। फाइनेंशियल स्कीम है यानी अगेन डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर्स होंगे। 6,000 रुपए एनुअली डाले जाएंगे। किसके लिए है ये? फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स के खाते में हर साल 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट डालेगी ना। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए फार्मर्स के खाते में डाल रही है पीएम किसान योजना के तहत। तो अब टोटल किसान को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर के। ठीक है, अब महाराष्ट्र से हम चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना तो इंट्रोड्यूस ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। ये जो ताड़ी निकालते हैं ना, इन वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस शुरू किया है तेलंगाना ने, शुरू करेगा, ये अनाउंसमेंट किया है। और इसका नाम रखा जाएगा गीता कर्मिकुला बीमा। गीता कर्मिकुला बीमा। तो अगर टॉडी निकालते टाइम, पाम से टॉडी निकालते टाइम यानी ताड़ी निकालते समय अगर किसी भी वर्कर की डेथ हो जाती है या पाम फील्ड पे काम करते टाइम डेथ हो जाती है, तो उनको इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का, और विद इन अ वीक उनके खाते में जमा हो जाएगी राशि। तेलंगाना होम मिनिस्टर महमूद अली लॉन्चेस साहस इनिशिएटिव है जो कि तेलंगाना होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया? टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर विमेन। महिलाओं के लिए वर्क प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए इनिशिएटिव है। इसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी, जैसे एक माइक्रो साइट बनाई जाएगी, छोटी साइट बनेगी, साथी का चैटबॉट रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, फोरम रहेगा, ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से सपोर्ट एक्सटेंड किया जा सके। इस तरह का पहला एक इनिशिएटिव जो कि कंट्री में स्टार्ट हो रहा है। साहस इनिशिएटिव कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना के अंदर शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करते हैं। आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्चेस मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास के लिए मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना की शुरुआत की है। आर्थिक विकास कैसे? जब भी कोई पोर्ट शुरू किया जाएगा, वहां से पूरे कंट्री के लिए कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, तो वहां का डेवलपमेंट होगा। मुंबई कैसे डेवलप हुआ, चेन्नई कैसे डेवलप हुआ? पोर्ट की वजह से डेवलप हुए ना। वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज दिस। सो इसी तरह से मछलीपट्टनम को और ज्यादा डेवलप करने के लिए पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, और आंध्रा को रादर पूरा डेवलप करने के लिए। सो आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फॉर्मली लॉन्च किया है मछलीपट्टनम पोर्ट 5,156 करोड़ रुपीस की लागत से। और इसकी इनिशियल कार्गो कैपेसिटी जो रहेगी वो कम रहेगी, 35 मिलियन टन रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कार्गो बढ़ते जाएंगे यहाँ पे और उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी 116 मिलियन टन तक। तो 2 साल के लिए इतनी ही रहने वाली है। ये डेवलप करेगा मछलीपट्टनम को ऑन द लाइन्स ऑफ डेवलप पोर्ट सिटीज लाइक मुंबई एंड चेन्नई। और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी इस पोर्ट से, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी होगी, उसके अलावा रेलवे लाइन कनेक्टिविटी होगी। तो बहुत जल्दी यहाँ का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग ओवर टू केरला। Which state has become the first state in the country to have a drone surveillance system in all police districts in the state? यानी कि कौन से राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरला के अंदर ड्रोन सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? पुलिस को ना एक एरिया या रीजन दिया जाता है जहाँ पे उस सारे एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, और गवर्नेंस के लिहाज से और मैनेजमेंट वगैरह के रिकॉर्ड के हिसाब से वो एरिया डिफाइन किया जाता है। तो उस पूरे हर एक ऐसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ड्रोन दिया जाएगा। और कौन सा स्टेट बन गया है जिसने सारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा करना है किया है? दैट इज केरला। सीएम जो है पिनराई विजयन, उन्होंने ड्रोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए और जो भी मेन पर्सन है जो उन ड्रोन्स को हैंडल करेगा उनको लाइसेंस वगैरह भी प्रोवाइड किया। ऑलराइट देन ओके, तो अब जब हम सारी स्टेट न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसी शॉर्ट न्यूज़ रह गई जो वन लाइनर्स थी, मतलब आपको सिर्फ हेडलाइन पता होनी चाहिए, तो वो हमने एक साथ कंपाइल कर दी है शॉर्ट न्यूज़ में। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा जितने भी तीर्थ वाले लोग आएंगे उनको।
यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर Amit Shah recently laid the foundation stone for permanent campus of National Academy of Coastal Policing in Dwarka, Gujarat. यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, कोस्ट जो होते हैं वहाँ पे जो पुलिसिंग होती है उसकी नेशनल अकेडमी का परमानेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ खोला जा रहा है? द्वारका, गुजरात के अंदर खोला जाएगा और उसका फाउंडेशन स्टोन यानी नींव का पत्थर अभी रखा गया, अब ये बनेगा फिर खोला जाएगा. देन केरला बिकम्स फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नड स्टेट, पूरी तरह से ई गवर्न हो गया यानी सारे काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से यहाँ पे किए जा रहे हैं, फुल्ली ई गवर्न बन गया है केरला. ऑल राइट, एंड आगे चलते हैं. ओडिशा. Odisha government's higher education department has signed MOU with Infosys and NASSCOM to enhance skills on employability of students of higher educational institutions. तो ओडिशा में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बच्चों में स्किल्स डालने के लिए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करने के लिए MOU साइन किया है. किसके साथ? नासकॉम के साथ और इन्फोसिस के साथ. फिर उत्तराखंड को मिली उसकी पहली वंदे भारत ट्रेन और ये इंडिया की 18वीं यानी 18th वंदे भारत ट्रेन हो गई है, देहरादून से दिल्ली को कनेक्ट करेगी. उसके बाद फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया. कहाँ किया गया? ये किया गया कोलकाता के अंदर. मतलब अब चल ही रहा होगा, आज क्या तारीख है? 5 है ना? हाँ ठीक है, तो आज खत्म हो जाएगा. सो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल पहला कहाँ हुआ? कोलकाता के अंदर हुआ, इतना आपको ध्यान रखना है. एंड विद दिस वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, दैट वाज अ मेजर चंक, दैट वाज स्टेट न्यूज़. अब हमें 2 कैटेगरीज करनी है, एक आएगी डिफेंस न्यूज़ और दूसरी होगी साइंस टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो डिफेंस न्यूज़ के साथ में शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपको बता देते हैं कोर्स के बारे में. देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी पूरी यूट्यूब से हो रही है, आपको किसी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको PDF चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, PDF बैंक की तरफ जा सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअल PDF ले सकते हो वेबसाइट से. लेकिन अगर आप साथ में स्टैटिक या जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ तैयार करना चाह रहे हो, कंप्लीट जीके, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट जीके, जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए आप जा सकते हो परचम के कोर्स की तरफ. नाम कौन सा है जिससे कोर्स लॉन्च किया गया है? SSC GA कोर्स. नाम ये रखा गया है बिकॉज SSC के अंदर काफ़ी डेप्थ में आजकल जीके आने लग गए, लेकिन ये कोर्स आपके स्टेट PSCs में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इनफैक्ट अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस कोर्स से जी आप तैयार कर सकते हो. ऑफ कोर्स आप UPSC सिविल्स छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम, स्टेट सिविल के कितने सारे बच्चे हमें बोलते हैं मैम इस कोर्स से काफ़ी हेल्प मिली है, बिकॉज काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपको पढ़ाया गया. अगर आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो, UPSC प्रीलिम्स की, और अभी तक कोई बेस नहीं है आपका, आज तक कोई पढ़ाई नहीं की, शुरुआत कर रहे हो, अगेन दिस कोर्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और उसके बाद एक सेकंड लेवल का आप राउंड और अपनी तैयारी का ले सकते हो. कहने की बात यह है कि ये कोर्स है SSC का, पर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 100% आपको कवरेज दे देगा, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा स्कोप दे देगा. इसके अंदर स्टैटिक जीके का कोर्स मैंने ले रखा है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस अलग अलग फैकल्टी ने ले रखा है. वहाँ जाकर के ऐप पे आप चेक कर लीजिए, पूरा सिलेबस देख लीजिए, जो कंटेंट दे रखा है वो देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, और अगर आप लेना चाहें तो डिस्काउंट ज़रूर से लगा दीजिएगा. 10% तो एप्लीकेबल है ही, रिचा 10 कोड आप यूज़ कर लीजिए. अदरवाइज वीकेंड्स पे या कोई भी फेस्टिव टाइम आता है तो हैवी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, 20%, कभी कभी 25% भी ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो चाहे तो चेकआउट कर लेंगे आप. चलिए, अब हम आ जाते हैं माइलस्टोन क्वेश्चन पे. एक मील का पत्थर हम पार कर चुके हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड मिलेगा. अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता तो वेट कीजिए, आंसर मिलेगा. एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23, एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्र शक्ति 23 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है? इन चारों में से कौन से कंट्री के साथ में हमने एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 किया? चलिए जी, तो आ जाते हैं पहले न्यूज की तरफ. इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज. सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, उसके बाद डिफेंस की किसी और न्यूज पे चलेंगे. तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME इन साउथ चाइना सी इनॉग्रल है. देखो, पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है. इनॉग्रल का यही मतलब होता है. तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास का दक्षिण चीन सागर में उद्घाटन किया गया. किसने होस्ट किया? अब देखो, आसियान में काफी सारे मेंबर्स हैं. होस्ट किसने किया? होस्ट 2 कंट्रीज ने किया है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और इंडिया ने. तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नेवी और इंडियन नेवी ने होस्ट किया है. आसियान के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपनी शिप्स और लोगों के साथ में. इंडिया की तरफ से 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली. ये इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप किसी भी डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो
तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी है सारी खबरें, कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, इन शिप्स की खासियत क्या होती है एक्सेट्रा, आपको सब पता होनी चाहिए। अदरवाइज जनरल सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए नाम तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। इस एक्सरसाइज का जो हार्बर फेज था, यानी जो पोर्ट के आसपास होता है हार्बर फेज था, वो चांगी नेवल बेस सिंगापुर में हुआ, और उसके बाद जो सी फेज होता है वो साउथ चाइना सी के अंदर हुआ। INS दिल्ली जो हमने बात की, INS दिल्ली ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मिसाइल डिस्ट्रॉय करता है, पहले से गाइड कर दो उससे। और INS सतपुड़ा जो है वो इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। पर ये क्योंकि इंडिया का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है INS दिल्ली। बुलंद भारत एक्सरसाइज, क्या नाम है एक्सरसाइज का? बुलंद भारत एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी शोकेसेस आर्टिलरी फायर पावर। तो किसने किया? आर्मी ने, नेवी ने या एयरफोर्स में? ये एक्सरसाइज किससे जुड़ी हुई है? बुलंद भारत आर्मी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन्होंने रिसेंटली कहाँ कंडक्ट किया? ईस्टर्न थिएटर कमांड जो है अरुणाचल में, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्विलेंस और फायर पावर ट्रेनिंग सारी डिस्प्ले की गई थी, राइट। तो मोटी मोटी बात बस अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। ओके, सो इंडो थाई कॉर्पैट से रिलेटेड ये न्यूज़ है। 3rd रीजनल मैरीटाइम एनफोर्स कमांड सेंटर 35th इंडो थाईलैंड कॉर्पैट हुआ है। न्यूज़ देखते हैं। इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी, इंडो थाई कॉर्पैट जब हम बोल रहे हैं, सो इंडो यानी इंडिया, थाई यानी थाईलैंड, कॉर्पैट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कॉर्पैट के अंदर ये कोऑर्डिनेटेड, और ये पेट्रोल, पेट्रोल यानी गश्त लगाना, पेट्रोलिंग कहा जाता है। वो पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं जो गाड़ियों में डलता है। सो इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी कंडक्ट 35th एडिशन रहा इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, और कहाँ कंडक्ट किया गया? ये अंडमान सी के अंदर किया गया, और ये कंक्लूड हुआ है May 10 को, राइट। देन इंडिया की तरफ से INS केसरी ने पार्टिसिपेट किया। INS केसरी इंडो थाई। तो देखो थाई फूड के अंदर हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया है, छोटा सा आप हिंट चाहो तो ले सकते हो याद रखने के लिए कि भाई कौन सी शिप थी जिसने पार्टिसिपेट किया। तो इंडो थाई कॉर्पैट, थाई फूड होता है ना, थाई फूड में हमने क्या डाल दिया? केसर डाल दिया। सो केसरी आपको याद रह जाएगा। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, कौन सी एक्सरसाइज है? समुद्र शक्ति। और यही मैंने आपसे शुरू में पूछा था अभी माइलस्टोन क्वेश्चन में। तो इंडिया इंडोनेशिया की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। इंडिया और कौन सा देश करता है समुद्र शक्ति? इंडिया और इंडोनेशिया साथ में मिलकर के करते हैं, ठीक है। इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो इंडोनेशिया की प्लेसिंग पता है? एशिया मैप पूरा याद करवाया था, नहीं पता तो पिटाई खाओगे। सो इंडिया और इंडोनेशिया है ना, और बीच में समुद्र आता ही है, बस ये छोटा सा फुद्दू सा हिंट है पर काम कर जाएगा। तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये बायलैटरल है, यानी द्विपक्षीय है, और कोई तीसरा देश बीच में शामिल नहीं होता। 4th एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ, और बेतम इंडोनेशिया के अंदर इसको कंडक्ट किया गया 14 to 19 में। इंडिया की तरफ से INS कावराती ने पार्टिसिपेट किया, INS कावराती। सो अब देखो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र है, और उसको हम कवर नहीं करते, कवर कर ही नहीं सकते, या कवर करते हैं तो शिप के थ्रू कवर करते हैं, तो कवर डाल लो बीच में। इंडिया से इंडोनेशिया जाना है तो भाई समुद्र कवर करते करते जाओ, तो समुद्र शक्ति भी आ जाएगा और कावराती भी आ जाएगा। इसने पार्टिसिपेट किया। ओके, फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज की गई कि अगर एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं तो कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, रिलीफ कैसे पहुंचाई जाए जल्दी से जल्दी। और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है? असम के अंदर कंडक्ट की गई है। कौन सी नदी है जिस पे इसको कंडक्ट किया गया? मानस रिवर पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। सो फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत, जल राहत कहाँ हुई? असम के अंदर हुई। कौन सी नदी पे हुई? मानस नदी के ऊपर हुई है। किसने की है? तो इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स ने की है। इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स ने की। और कौन कौन सी फोर्सेस या विंग्स थे जो साथ में आए थे? इंडियन आर्मी तो थी ही, सशस्त्र सीमा बल भी था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी था, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी था, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी था, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इन सब ने मिलकर के ये कौन सी राहत है? जल राहत एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अल मुहद अल हिंदी 2023। ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की तरफ से कौन सी शिप्स थी जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये जो एक्सरसाइज है अल मुहद अल हिंदी, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये इसका 2nd एडिशन था जो इस बार हुआ था। तो चलिए देखते हैं। अल मुहद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज का 2nd एडिशन था। इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल एक्सरसाइज फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई 21 से 25 मई के बीच में।
INS तरकश एंड INS सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपने ये आंसर दिया होगा तो आपका आंसर राइट है और आपको हार्ट मिल चुका होगा, राइट। सो INS तरकश, INS सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया। एंड ये डिसीजन कब लिया गया कि इंडिया और सऊदी अरेबिया साथ में मिलकर के कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? रियाद समिट हुआ था 2019 में, तब ये डिसीजन लिया गया था। दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023, सुदर्शन चक्र था ना जैसे विष्णु जी का, ऐसे सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज है और ये सप्त शक्ति कमांड है इंडियन आर्मी की। सुदर्शन शक्ति इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। कहाँ हुई है? वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। तो हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर देख लो, वेस्टर्न बॉर्डर जो है राजस्थान और पंजाब का, वहाँ पे सुदर्शन एक्सरसाइज कि भाई यहाँ से आओगे तो सुदर्शन चक्र मिलेगा सीधे। थोड़ा सा ये एंगल डाल लीजिए, याद रह जाएगा कि सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है, हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कंडक्ट की है। और इसका मेजर टास्क था जो हमारे फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे ना हमारी फोर्सेस को, उसको मॉडर्नाइज कर लो, यानी अपने को मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस कर लीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रेडी हो जाइए ताकि चैलेंजेस को ढंग से एम्ब्रेस कर सको, नॉट एम्ब्रेस कर सको, फाइट कर सको। सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्टिंग इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, ये इस एक्सरसाइज का पूरा मकसद रहा। देन हम आते हैं सोरिंग ईगल एक्सरसाइज पे। इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि साउथ कोरिया ने इसको परफॉर्म किया, पर क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। सोरिंग ईगल एक्सरसाइज साउथ कोरिया के एयरफोर्स पे कंडक्ट की गई। यह है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, और एशिया के अंदर जापान के पास में आपको ये दिख रहा है चाइना, ये जापान, ये इधर साउथ कोरिया पड़ता है। साउथ कोरिया ने एक लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया ताकि अपनी जो कॉम्बैट से रिलेटेड जो भी क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सके और डिफेंस जो है उसको और पक्का कर सके। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया था, या रेडी कर रहा है और टेस्ट फायर किया। तो इसके चलते साउथ कोरिया को टेंशन हो गई कि भाई हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है, उसके चक्कर में उसने अपनी पूरी एक्सरसाइज करना चालू कर दिया। सो ये बस, इसमें और ज़्यादा आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश यूएन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड एट चट्टोग्राम। सो टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर शार्क 40। अगर पूछ लिया जाए कि टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई, तो वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और यूएस के बीच में हुई है, और उनकी नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हुई है? BNS निर्विक चट्टोग्राम के अंदर कंडक्ट की गई है। तो ये तो हो गई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब हम बात करते हैं और जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है। तो INS मगर डी कमीशनड इन कोची। INS मगर जो इंडियन नेवल शिप मगर, उसको डी कमीशन कर दिया गया है, यानी सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अब उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। INS मगर डी कमीशनड, सेवा मुक्त किया। और ये लीडशिप रही है मगर क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल की। मगर क्रोकोडाइल का एक वेराइटी है, स्पीशीज है जिसको कहा जाता है, और 36 इयर्स ये सर्विस में रही और उसके बाद अब इसको यूज में नहीं लिया जाएगा। ये ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक रहा है। अब ये समझो ये क्या होता है, क्योंकि एम्फीबियस वॉरफेयर क्या होता है, लैंडिंग शिप टैंक क्या होता है। तो देखो, शिप्स को नॉर्मली हार्बर चाहिए होता है, यानी बंदरगाह चाहिए होता है, वहाँ पे वो आती हैं और फिर उनसे सामान उतारे जाते हैं एटसेट्रा। लेकिन ये वाली जो शिप्स होती हैं, लैंडिंग शिप्स, शिप टैंक्स, जिनको LST कहा जाता है, LST है ना, और इसमें ये लार्ज कैटेगरी की है। तो ये क्या होती है, सीधे बीच तक पहुंच जाती हैं। सो ये World War II के टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब स्टार्ट की गई थी यूज़ करना ज़्यादातर, कि जो भी अम्यूनिशंस थे या टैंक्स जो होते थे उनको अगर पहुंचाना है हमें, तो हम शिप्स में पहुंचाते, शिप सीधे बीच तक पहुंच जाती है और बीच पे वो टैंक्स को उतार देती है और टैंक आगे चले जाते। ठीक है, तो लैंडिंग शिप टैंक, इसलिए इनको LST कहा गया। तो ये ऐसी शिप्स हैं जो एम्फीबियस नेचर ऑफ वॉरफेयर में काम आती हैं। समुद्र में भी लड़ना है, लैंड पे भी लड़ना है, तो इन शिप्स को सीधे सीधे बीच पे पहुंचा दिया जाता है। ओके, और इसको डेवलप किया था इंडिजिनसली गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के अंदर। और इसको कमीशन कब किया गया था? 1987 में कमीशन किया गया था। 36 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद अब डिकमीशन कर दिया गया है। INS वागशीर कमेंस्ड सी ट्रायल। INS वागशीर, वागिर का हो चुका था इंडक्शन, और अब वागशीर जो छठी, जस्ट अ मिनट, जो 6th सबमरीन है उसको भी ट्रायल्स के लिए डाल दिया गया है। सो अब क्या है, ये सारी कहानी समझते हैं कि वागशीर क्या है,
कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसको ट्रायल में डाला जा रहा है, इससे पहले कौन कौन सी सबमरीन सेम क्लास की इंडक्ट की गई हैं, सब देखते हैं। INS वागशीर कमेंस सी ट्रायल, यानी इसने समुद्री परीक्षण शुरू किया। ये 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 है जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी क्लास की बनाई जानी है और जिसमें से 5 ऑलरेडी कमीशन कर ली गई हैं, यानी सेवा में आ गई हैं, और ये 6ठी है जिसका सी ट्रायल चालू हो गया है और बहुत जल्द ये भी कमीशन कर ली जाएगी। इससे पहले कौन कौन सी सबमरीन थी? कलवरी, खांडेरी, करांच, वेला और वागिर। और अब वागशीर। वागशीर का नाम एक सैंडफिश पे रखा गया जो कि प्रेडेटरी सैंडफिश है, यानी कि दूसरी मछलियों को खाती है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी कंपनी DCNS यानी फ्रेंच डिज़ाइन के ऊपर है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही माज़ागांव डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर की गई है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये पहले फोटो देख लो यहाँ पे। ये है इंडिया के एयर एयरबस जो तैयार हुआ है और अभी उसका टेस्ट चल रहा है। फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट्स मेडन फ्लाइट। भारत के लिए पहले एयरबस C295 का सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान इसने पूरी कर ली है। इंडिया के लिए पहली एयरबस की उड़ान हो चुकी है और अभी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। इंडियन नेवी के लोग वहाँ, एयरफोर्स के लोग वहाँ गए हुए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम का। अब आप सोच रहे हो कि एयरबस इंडिया में तो बनी नहीं है, तो कहीं और बनी है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कैसे, वो समझिएगा। अभी समझाती हूँ। इससे पहले एक और पॉइंट देख लो कि पहला जो एयरक्राफ्ट है जो अभी टेस्ट फ्लाइट वगैरह ले रहा है, ये हमारे पास सितंबर तक आ जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के लोग स्पेन के अंदर अभी सारी ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं। अब समझो ये कहानी, एयरबस से हमने क्यों मेक इन इंडिया को जोड़ा है? क्योंकि इंडिया ने एक MOU साइन किया, एक डील साइन किया एयरबस के साथ में 56 C-29 एयरक्राफ्ट्स बनाने का। और ये डील कब साइन हुई? सितंबर 2021 में साइन हुई। ठीक है, इस 56 टोटल एयरक्राफ्ट्स में से जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो तो वहीं बनेंगे और इंडिया को भेजे जाएंगे बनाने के बाद, लेकिन जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। टाटा एडवांस सिस्टम वडोदरा गुजरात के अंदर इसको रेडी करेगा। तो इसलिए मेक इन इंडिया वाला ये पूरा मुहिम कहा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड है। और ये जो C-295 है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी कासा ने डिज़ाइन किए हैं और वहीं पे इनकी ट्रेनिंग भी हमारे एयरफोर्स टीम की चल रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज GBU-57? अब न्यूज़ में रहा, न्यूज़ में रहा ये GBU-57। क्या है ये GBU-57? तो US मिलिट्री है जिसने हाल ही में एक पिक्चर पोस्ट की अपने मिलिट्री लोगों के साथ में एक ऐसे पावरफुल बॉम्ब की। सो GBU-57 क्या है? इट इज़ अ बॉम्ब। किस तरह का बॉम्ब है? ये अर्थ में बहुत डीप पेनिट्रेट कर सकता है और जो अंदर छुपे छुपे भी अगर कोई एम्यूनिशंस वगैरह हैं उनको भी वहीं पे ख़त्म कर सकता है। सो GBU-57 इज डिजाइन टू पेनिट्रेट डीप इनटू द अर्थ और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को भी, नॉट जस्ट बम वगैरह। अगर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, जैसे बंकर्स बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज होती हैं इराक वगैरह में, उनको भी ये ध्वस्त कर सकता है। और इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP की कैटेगरी में जाना जाता है। GPS गाइडेड है, अर्थ को बहुत डीप पेनिट्रेट कर लेता है। मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब इन द वर्ल्ड माना जाता है MOP कैटेगरी को। नेक्स्ट, ईरान सक्सेसफुली लॉन्चेस बॉलिस्टिक मिसाइल खैबर। तो पूछा जा सकता है कि खैबर ऐसी बॉलिस्टिक मिसाइल जैसे हाल ही में टेस्ट फायर किया गया, कौन से देश ने किया है? ईरान ने किया है। ईरान खैबर, और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर के अराउंड और बॉलिस्टिक मिसाइल है, ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी। ठीक है, और लिक्विड फ्यूल मिसाइल नेम्ड आफ्टर खैबर 1500 kg का पेलोड लेकर के जा सकती है। बॉलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को इस तरह से फॉलो करती है। यहाँ से आप इसको लॉन्च करोगे, सीधी जाएगी और फिर ये डट 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 यहाँ आकर के टारगेट को हिट करेगी, लाइक दिस। चलो ओके, तो ये हो गया हमारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी। अब हम आते हैं हमारी लास्ट और थर्ड फॉर द वीडियो कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी। राइट, एंड अगेन उस पर बढ़ें उससे पहले सवाल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे आप जाके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, है ना। इतने कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हो, ऑल्सो अगर आप चैनल से अभी कुछ ही टाइम से जुड़े हुए और पीछे के बहुत सारे करंट अफेयर मिस आउट कर चुके हो, जैसे मान लीजिए अब आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको जनवरी से तो 100%
सारी सीए पता होनी चाहिए, 2022 की भी एटलीस्ट 6 मंथ की आपको पता होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, जनवरी से तो आपको सब पता होना चाहिए। तो अगर आप पुराना पूरा नहीं पढ़ सकते हो या आपने पढ़ लिया है पर रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप मूव कर सकते हो सवाल सीए ई बुकलेट की तरफ, क्योंकि ये एक क्वार्टरली बुकलेट है, यानी कि अभी Q1 की लॉन्च हुई है। Q2 कब खत्म होगा? जून में खत्म होगा, तो Q2 की बुकलेट तब आएगी। ई बुकलेट है यानी आप फोन पे लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे वो उस पेज पे आपको पहुंचा देगी। इस तरह से पूरी सेटअप की गई है जहां तक मेरा नॉलेज है। यू मे प्लीज चेक विद द आई विल इन्फॉर्म यू विद द टीम, है ना, क्योंकि हम जो मंथली सीए लेकर के आते हैं उसमें तो ये फीचर होता है, आई थिंक इसमें भी होगा। तो Q1 में जैन से लेकर के मार्च तक की सारी न्यूज़ को किस फॉर्म में कवर किया गया है? एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। और कितने एमसीक्यूज हैं पूरी एक क्वार्टर बुकलेट में? 300 एमसीक्यूज हैं। सो पहले आपके क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे, आंसर आएगा और फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आएगा, यानी कि आप क्वेश्चन फॉर्मेट में न्यूज़ पढ़ो फिर पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं से कर लो। तो तैयारी, प्रैक्टिस सब कुछ आप एक साथ कर सकते हो, रिविजन आप यहाँ से कर सकते हो। Q1 की बुकलेट चाहिए तो आप parchamclasses.in से ले सकते हो, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए कि मुझे तो चारों क्वार्टर की ई बुकलेट एक ही जगह मिल जाए, तो उसके लिए आप परचम ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप एनुअल सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डिटेल चाहिए तो parchamclasses.in पे लिख सकते हो, नहीं तो परचम ऐप में कमेंट सेक्शन में मतलब चैट कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं माइलस्टोन 2 क्वेश्चन की तरफ। दूसरा पड़ाव खत्म हो गया ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको साइंस टेक से रिलेटेड मिलेगा। अगर आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता वेट कीजिए, आप आगे मिलेगा इसका आंसर। गीगा चैट विच वॉज लॉन्च रिसेंटली, क्या नाम है? गीगा चैट विच वॉज लॉन्च रिसेंटली टू कम्पीट विथ चैट जीपीआई बिलोंग्स टू विच कंट्री? गीगा चैट कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, जिसको हाल ही में अभी लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी के साथ में टक्कर देने के लिए? तो आप बताइए अगर इसका आंसर आता है चारों में से कौन सी कंट्री जिसने गीगा चैट को लॉन्च किया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो पहली खबर जो है वो इसरो से आ रही है। इसरो कंडक्टेड मेडन ट्रायल, मेडन यानी पहला ट्रायल ऑफ 2000 kN किलो न्यूटन न्यू सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम है SCE-200। तो इस क्रायोजेनिक इंजन का पहला मेडन ट्रायल शुरू किया है इसरो ने। तो इसरो सक्सेसफुली कमेंसेस टेस्टिंग ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और इस इंजन को जितने भी फ्यूचर लॉन्चेस होंगे उनके अंदर यूज़ किया जाना है। वेरी फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट हुआ है इसमें, और 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक ये इंजन है जिसको न्यूली कमीशन किया गया है, और उसका भी टेस्ट चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये टेस्ट? महेंद्रगिरी तमिलनाडु के इस पूरी फैसिलिटी के अंदर। फैसिलिटी का नाम है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी। तो ये पूरा फैसिलिटी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका टेस्ट चल रहा है। और बस ये टेस्ट से क्या होगा कि हम जो और इंजन पूरा डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर हमें फर्दर हेल्प मिलने वाली है। Which country has launched NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट? किस देश ने NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है हाल ही में, और इंडिया से ऑफ कोर्स इसरो ने लॉन्च किया है NVS-01, और ये इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, GSLV F12 NVS-01 मिशन। GSLV क्या है? लॉन्च व्हीकल है, और NVS क्या है? सैटेलाइट है। तो ये पूरा मिशन का नाम है। तो NVS-01 जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के ऊपर ऑनबोर्ड करके लॉन्च किया गया। अब ये पूरी सैटेलाइट है क्या, मिशन क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। NVS-01 पहली सैटेलाइट है, इस तरह की 5 सैटेलाइट लॉन्च की जानी है। ये बनाई गई है इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर। इसका मेन काम क्या है? देखो, अभी इंडिया जो है वो NAV-IC सीरीज की सैटेलाइट यूज करता है सर्वेलेंस के लिए, डिफेंस नेविगेशन और सर्वेलेंस के लिए, मतलब नेविगेशन ही समझो आप। डिफेंस में जो भी नेविगेशन होता है, यानी कहाँ जाना है नहीं जाना है, GPS सॉर्ट ऑफ जो रोल होता है, उसके लिए हम NAV-IC सीरीज यूज करते हैं। अब ये जो NVS सीरीज आएगी, 01 सीरीज जो अभी सैटेलाइट लॉन्च की है, ये एक सेकेंड जनरेशन हो गई, यानी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ में अब हम नेविगेशन पूरा कर पाएंगे। तो ये जो सीरीज है वो ऑगमेंट करेगी हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स को। तो नेविगेशन के लिए अभी हम जो सैटेलाइट सिस्टम पूरा यूज कर रहे हैं NAV-IC है। अब जो सेकंड जनरेशन आई है वो कौन सी है? NAV-01 उसकी अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, इसी के साथ इसरो से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है कि इसरो चेयरमैन जो है S सोमनाथ, उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि NAV-01 सैटेलाइट जब सक्सेसफुली लॉन्च हो गई ना, तो इसरो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुआ, और उन्होंने बोला कि चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है वो हम जुलाई में ही इस साल लॉन्च कर देंगे।
ठीक है, तो ये एक और खबर इसरो से रिलेटेड है। इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जुलाई दिस ईयर। अच्छा, मैंने यहाँ डाला हुआ है, फालतू में ऐड किया। सो सक्सेसफुल लॉन्च जब हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NSV-01 का, तो ये कहाँ से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और उसके बाद हमने टारगेट ले लिया है कि भाई जुलाई तक हम चंद्रयान 3 को भी लॉन्च कर देंगे। स्पेस स्टार्टअप पार्टनर्स विद SpaceX टू लॉन्च कमर्शियल स्पेस स्टेशन। बहुत सारा स्पेस है, पर समझो, एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वास्ट। स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? वास्ट नाम है। उसने क्या किया है? उसने पार्टनर किया है किसके साथ में? उसने पार्टनर किया है स्पेस एक्स के साथ में, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। और ये मिलकर के एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। उस स्पेस स्टेशन का नाम क्या होगा? हेवन 1। क्या नाम होगा? हेवन 1। और ये जो हेवन 1 है ये रिप्लेस करेगा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जो कि अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन बहुत जल्दी वो रिटायर हो जाएगा, 2030 में रिटायर हो जाएगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए नासा ने बोला कि ठीक है भाई, इस बार हम कमर्शियल जो पार्टीज हैं उनके थ्रू करवाते हैं। तो एक स्पेस स्टार्टअप है वास्ट नाम से और स्पेस एक्स है इलॉन मस्क का, ये दोनों आपस में पार्टनर कर रहे हैं। हेवन 1 नाम से ये क्या बनाएंगे? एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाएंगे, जो कि किसको रिप्लेस करेगा? जो कि रिप्लेस करेगा हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को। समझ में आ गई बात? अब फटाफट से न्यूज़ देख लेते हैं। और ये जो हेवन 1 है ये बस साइज का स्पेस सेंटर होने वाला है, स्टेशन होने वाला है। तो स्पेस स्टार्टअप वास्ट इज एमिंग टू लॉन्च अ स्कूल बस साइज स्पेस स्टेशन। कब? लेट 2025 में लॉन्च किया जाएगा इलॉन मस्क के रॉकेट फर्म स्पेस एक्स के साथ मिलकर के। इसका नाम होगा हेवन 1। ये रिप्लेस करेगा ISS को। ISS 2 डेकेड पुराना है और 2030 में रिटायर हो जाएगा। और मेजरली US, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जो हैं इस ISS को यूज कर रही हैं, राइट? चाइना अपना बना ही रहा है, भेज ही रहा है। ये कहानी है। विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड एओलस सैटेलाइट। एओलस, ओलिस, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। सो एओलस सैटेलाइट कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने डेवलप किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब आप बोलोगे मैम ये इतनी पुरानी सैटेलाइट थी, क्योंकि किया था पूछ रहे हो, तो अब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सैटेलाइट अब अपना काम पूरा करके अर्थ की तरफ वापस आ रही है, बुलाई जा रही है, ठीक है। और ऐसा था कि ये बहुत प्रेशर से, फोर्स से और स्पीड से आ रही है, तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो बहुत ज़्यादा धमाका इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से, जला वाला जो होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से इट गेट्स बर्न्ड कम्प्लीटली, तो वो होगा, राइट। तो ओलियस सैटेलाइट इज करेंटली हेडेड टुवर्ड्स अर्थ। इसको लॉन्च किया था 2018 में फ्रेंच गियाना से वीगा रॉकेट के ऊपर, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। ये पहली ऐसी सैटेलाइट थी जो कि अर्थ के विंड प्रोफाइल को ग्लोबल स्केल पे स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, और इससे वेदर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है वो बहुत एनहांस हो गई थी पूरे ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में। सो इससे वेदर फोरकास्ट और क्लाइमेट मॉडल्स को समझने में बहुत हेल्प मिली थी। लेकिन अब अच्छा, ये कितने टाइम के लिए इसकी लाइफ स्पैन थी? 3 साल की, लेकिन ये ऑलरेडी 18 महीने ज़्यादा काम कर चुकी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा अपनी ऑर्बिट में नीचे आती जा रही है, फ्यूल क्योंकि कम हो रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको खींच रहा है। वहीं जो सन के सोलर एनर्जी होती है, फ्लेयर होते हैं, वो इसको धक्का दे रहे हैं अर्थ की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स से अर्थ की तरफ आ रही है। हालांकि अब जो ESA के साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने इसको कंट्रोल कर रखा है, एंड इसको प्रॉपरली ओशन में डिमोलिश कर दिया जाएगा अगर इसके कुछ पार्ट्स आते भी हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके। हाउ मैनी मून्स डज सैटर्न हैव? सैटर्न के पास कितने चांद हैं? जुपिटर के पास कितने चांद हैं? सबसे ज़्यादा चांद यानी ये जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, कौन से प्लैनेट के पास हैं? तो अब इसके लिए न्यू स्टडीज़ ने रिवील किया है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है। सैटर्न ओवर पावर्स जुपिटर इन गेम्स ऑफ मून। जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन है ना, तो ऐसे लिख दिया गेम्स ऑफ मून, विद टोटल 145 मून्स। सैटर्न के पास कितने मून्स कंफर्म हो गए हैं? 145 मून्स कंफर्म हो गए हैं, जबकि जो जुपिटर है उसके पास 95 मून्स हैं। हाल ही में 62 नए मून्स सैटर्न के खोजे गए हैं, और जुपिटर के टोटल है 95 और सैटर्न के हैं 145 मून्स। अच्छा, एक और मिशन है नासा का जो अपकमिंग है, ड्रैगन फ्लाई मिशन, जो आने वाला है, और उससे हो सकता है पॉसिबल कि जो सैटर्न के बिल्कुल बाहर के छोटे छोटे मून्स हैं ना, उनमें से किसी की स्टडी करना पॉसिबल हो पाए। तो कभी ड्रैगन फ्लाई मिशन पूछ लिया जाए तो नासा से जुड़ा हुआ मिशन है ये। फिर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप
हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से जुड़ी हुई ये खबर है कि ये पार्टनर कर रहा है काफ़ी सारे और टेलीस्कोप्स या कंट्रीज़ के साथ में ब्लेजर्स को स्टडी करने के लिए। ब्लेजर क्या होते हैं ये हमें जानना है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो कि कहाँ है, हैंडले के अंदर यानी लद्दाख के अंदर है, उसने ज्वाइन किया है हैंड 10 अदर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज के साथ में ब्राइटनिंग ऑफ ब्लेजर को ऑब्जर्व करने के लिए। ब्लेजर्स जो चमकते हैं, ब्लेजर क्या है, ब्लेजर एक तरह की गैलेक्सी है जो सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज में से मानी जाती है और इनमें ह्यूमंगस यानी बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी हैं और वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ब्लेजर माना जाता है। और उसकी लाइटनिंग वगैरह को स्टडी करने के लिए जो हमारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है उसने बाकी ऑब्जर्वेटरीज के साथ में टाई अप किया है। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा और। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, रात में भी सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। आफ्टर इसका नाम जो है वो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी जो नोबेल लॉरिएट है उनके नाम पे रखा गया है। ये हैंडले ले लद्दाख के अंदर आता है और 10th हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड में शुमार है। Alright, then DRDO and Indian Navy conduct successful test of air droppable container ADC-150। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स का, यानी कि हवा से कंटेनर्स को नीचे फेंका जा सकता है और वो फूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चनिंग कर दी है। तो अब जो शिप्स वगैरह होती है उनको बार बार हार्बर्स पे या पोर्ट्स पे आकर के और चीज़ों को वापस भर के और फिर जाना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लेन्स जाएंगे और ये कंटेनर्स को ड्रॉप करेंगे और शिप्स उनको वहीं पे यानी नेवी उनको वहीं पे यूज़ कर सकती है। राइट, सो इसको नाम क्या दिया है, ADC-150 और ये गोवा के अंदर टेस्ट हो गया है। इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है, डेवलप्ड बाय एयर ड्रॉप और उन्होंने ये जो कंटेनर्स हैं 150 kg तक का पेलोड उठा सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, शिप्स को बार बार कोस्ट पे आकर के स्पेयर्स और स्टोर्स से सामान वामान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंटर सेंसर। जस्ट अ मिनट, वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर सक्सेसफुली कंडक्टेड। स्टार सेंसर क्या होता है ये समझेंगे, लेकिन पहला टेस्ट लॉन्च हो गया है लो कॉस्ट स्टार सेंसर का। और ये कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारा थोड़ा देखते हैं। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स ने एक पहले तो लो कॉस्ट स्टार सेंसर डेवलप किया जिसका नाम दिया स्टारबेरी सेंस। अब ये लो कॉस्ट है पहली चीज़, ये इसको टेस्ट भी कर लिया है। अब ये होता क्या है, स्टार सेंसर जो एक सैटेलाइट होती है ना, उसकी अपनी पोजीशन पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। स्पेस में उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो उसके लिए स्टार सेंसर काम में लिया जाता है। और ये नैनो सैटेलाइट्स वगैरह, ये क्यूबसैट सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, छोटी सैटेलाइट्स, उनमें अब काम में लगाया जा सकता है क्योंकि लो कॉस्ट का ये है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं। 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है, चलिए ऑल राइट, तो आपसे जो क्वेश्चन किया गया था माइलस्टोन में उसका आंसर मिल गया। गीगा चैट रशिया का है। रशिया के स्पेयरबैंक लॉन्चेस AI टू कम्पीट विथ चैट GPT। ओके, रशिया का है। रशिया के भी बैंक, कौन सा बैंक है, स्पेयरबैंक, उसने लॉन्च किया है गीगा चैट AI। रशिया स्पेयरबैंक लॉन्चेस AI टू कम्पीट विथ चैट GPT। और ये जो गीगा चैट है ये अभी रशियन लैंग्वेज में बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है, अपार्ट फ्रॉम रादर देन फॉरेन लैंग्वेजेस। बस इतनी बात है, इसमें और कुछ नहीं जानना है। ICMR डिलीवर्स ब्लड बैग्स यूजिंग ड्रोन। तो पहली बार ब्लड, ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर ब्लड पैकेट्स जो बैग्स होते हैं वो लेकर के जा रहा है। ड्रोन के थ्रू ब्लड बैग्स को ट्रांसफर किया गया है सक्सेसफुली। तो अब पॉसिबिलिटी बहुत खुल गई है कि ड्रोन्स को हम मेडिकल सप्लाईज के साथ साथ ब्लड सप्लाई में भी काम में ले सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ट्रायल कंडक्ट कर लिया है ब्लड बैग डिलीवरी का आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत। और ये जो टेस्ट फ्लाइट है ये दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई है। और 10 जो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा 10 बैग्स या पैकेट्स ऑफ ब्लड सैंपल्स हैव बीन डिलीवर्ड। ठीक है, ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर राजीव बहल। बीवेयर ऑफ ब्लू बगिंग, आंध्र प्रदेश पुलिस कॉशन स्मार्टफोन यूजर्स। तो एक और बग आया है, ब्लू बग। तो ब्लू बग क्या है, आंध्र प्रदेश में तो इसका अलर्ट जारी हो ही गया है, अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड ब्लू बग नाउ।
ब्लू बगिंग क्या है? ब्लूटूथ से रिलेटेड आपके फ़ोन को या सिस्टम्स को हैक करने के लिए ये मालवेयर होता है. सो ब्लू बगिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ हैकिंग जिससे अटैकर्स आपके डिवाइस को एक्सेस करते हैं थ्रू योर डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन. हम नॉर्मली अपने फ़ोन में या लैपटॉप में अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हैं और डिस्कवरेबल टू ऑल रखते हैं. अब ये जो हैकर्स होते हैं ये आपके कैसे ना कैसे करके आपके ब्लूटूथ से आपके डिवाइस तक कनेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद ये यूज़ करते हैं लिखा है कहीं हमने, मिलता नहीं है एक तो मैं जो भी लिखती हूँ मुझे. हाँ, ब्रूट फोर्स अटैक्स. ब्रूट फोर्स अटैक्स यानी हिट एंड ट्रायल करेंगे पासवर्ड्स क्रैक करने के लिए, और अगर आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा तो बस पूरा सिस्टम उनके पास है, फिर वो आपके सारे जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो ये है ब्लू बगिंग, जिससे कि ब्लूटूथ के थ्रू आपके डिवाइस के अंदर एक्सेस लिया जाता है. देन फर्स्ट बेबी इज बोर्न इन ब्रिटेन यूजिंग डीएनए फ्रॉम 3 पीपल. ब्रिटेन के अंदर पहली बार ऐसे बेबी बॉर्न हुआ है जिसमें 3 लोगों का डीएनए इंक्लूडेड है. अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ? ताकि कोई भी रेयर जेनेटिक डिजीज है वो इनहेरिट ना हो बच्चे के अंदर, इसके लिए इस चीज़ को किया गया और एक्सपेरिमेंट था और सक्सेसफुल हो गया. इस टेक्निक को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट नाम दिया गया है. अब ये होता क्या है समझने के लिए इस डायग्राम पे मूव करते हैं. देखिए, जो मदर, ये मदर का एग है. सो मदर के एग से एग न्यूक्लियस जिसमें कि क्रोमोजोम है मदर के, वो रिमूव करके और डोनर एग के अंदर डाल दिया गया, और फिर स्पर्म जो है फादर से उनका फर्टिलाइजेशन करवाया गया इन विट्रो, और फिर उस एग को मदर के वूम में इंसर्ट कर दिया गया. सो बेसिकली 2 फीमेल्स हैं जिनका डीएनए इन्वॉल्व हो गया, और ऑफ कोर्स फादर है, और इस तरह से 3 लोगों का डीएनए इसके अंदर शामिल हो गया. सो इससे जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनको ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है. इंडिया टू हैव न्यू सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग के लिए इंडिया नए सुपर कंप्यूटर्स लाएगा, और ये किसने कहा है, अनाउंस किया है यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने. हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, जो हमने सेशन लिया था, कि किरेन रिजिजू अब लॉ मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हो गए हैं, और उन्होंने अनाउंस किया है कि 18 पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर लाया जाएगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और 900 करोड़ रुपए की लागत से सुपर कंप्यूटर्स आएंगे. ना कुछ सुपर कंप्यूटर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कि नेशनल सेंटर ऑफ मीडिया रेम वेदर फोरकास्टिंग जो नोएडा के अंदर है, यहाँ पे मिहिर नाम से 2.8 पीटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर है. ये जो बात की जा रही है 18 पीटाफ्लॉप की बात की जा रही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो IITM पुणे है, वहाँ पे 4 पीटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर एग्जिस्टिंग है, और ये दोनों ही 2018 के अंदर कमीशन किए गए थे. लेकिन अब जो सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है. एंड देन जुगलबंदी चैट बॉट, AI बॉट फॉर रूरल इंडिया. रूरल इंडिया के लिए जुगलबंदी चैट बॉट को लॉन्च किया गया है. सो विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू जनरेटिव AI ड्रिवन चैट बॉट कॉल्ड जुगलबंदी डिज़ाइन फॉर फार्मर्स एंड रूरल इंडिया. सो किसानों और जो रूरल इंडिया वहाँ के लोगों के लिए एक चैटबॉट लाया गया है जिसका नाम है जुगलबंदी, और AI से लिंक्ड ये चैटबॉट है पूरा. कौन सी कंपनी है जो ये लेकर के आई है? माइक्रोसॉफ्ट लेकर के आया, और इसने कोलैबोरेट किया है AI फॉर भारत एंड IIT मद्रास के साथ में, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने प्रोवाइड की, टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट की थी. जुगलबंदी क्या करेगा? पर्सनलाइज असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली वो गाँव तक और किसानों तक पहुँचे, तो किसान अपनी लैंग्वेज में, लोकल भाषा में जो भी कुछ बोलेगा वो टाइप होकर के आ जाएगा, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उसको डिस्प्ले पे हिंदी में या उसकी लोकल भाषा में दिख जाएंगी. सो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि बोला या टाइप किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनको रूरल इंडिया तक पहुंचाने के लिए इसको लेकर के आया गया है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी 22 है, उसमें से 10 लैंग्वेजेस ऑलरेडी इसका हिस्सा बना दी जा चुकी हैं. ठीक है, तो जुगलबंदी चैटबॉट कौन सी कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी है? माइक्रोसॉफ्ट की. तो इसके साथ खत्म हो जाता है हमारा साइंस टेक वाला सेक्शन भी, और जाते जाते एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए. इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम नेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज़ डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू MSME. विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू MSME स्कीम ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च की है? कौन सा मंत्रालय है जो ये स्कीम जिसने लॉन्च की है? ठीक है जी. और जाते जाते आपके लिए एक थॉट, जिससे कि हो सकता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो मे बी 6 महीने बाद कभी याद आएगा तो ज़रूरत पड़ जाए और हेल्प कर जाए. प्रेज योरसेल्फ डेयरिंगली. प्रेज योरसेल्फ डेयरिंगली, समथिंग ऑलवेज स्टिक्स.
हमें ना बचपन से सिखाया जाता है कि खुद की बहुत तारीफ मत करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, लेकिन ये मुझे नहीं लगता सही है। हाँ, थोथा चना बाजे घना वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर गुण कुछ नहीं है और हम फालतू खुद की शेखी मारते जा रहे हैं, नो। लेकिन अगर आपने वाकई कोई बात है और आपको पता है आपके अंदर ये अच्छाई है, तो कभी भी इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है कि खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करो, नहीं 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 जी हमारे अंदर तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं हाँ ठीक है ऐसे ही आ गए नंबर, हाँ हाँ ऐसे हम तो अच्छाई कर देते हैं, हाँ ऐसे हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, नो नो नो। प्रेज योरसेल्फ डेयरिंगली। अपने दोस्तों की कैसे तारीफ करते हैं, या किसी और की तारीफ करनी होती है जब हमें, है ना, और कोई लो फील कर रहा होता है, कैसे उसको थपथपाते हैं, कैसे उसका मोराल बूस्ट करते हैं, उसकी सारी अच्छी बातें हम उसके सामने रखते हैं, राइट। सो व्हेन वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स वेल, फ्रेंड्स को अदरवाइज तो हम यूँ ही मजाक में लेते हैं, लेकिन जब उनको वाकई में अच्छे से ट्रीट करना चाहें, जैसे उनके बर्थडेज वगैरह पे हम मैसेजेस लिखते हैं, उनकी अच्छी बातें हम प्रेज करते हैं। हम हमारी अच्छी बातों को बहुत रेयरली प्रेज करते हैं। हमसे हमारी 4 कमियां पूछी जाए हम बहुत जल्दी बता देंगे, 2 अच्छाइयां पूछी जाए हम बहुत सोचने लग जाते हैं। सो ये थॉट ये बताता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गुणों को, अपने अंदर की अच्छी बातों को खुद से प्रेज करो। जमाने के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप खुद से टॉक करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, नेवर बी वेरी क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप खुद की इमेज, खुद के बारे में कैसी बनाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नेवर नो कौन सी चीज़ आपके साथ स्टिक कर जाए। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ नो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, राइट, नो आई एम वेरी एथिकल, नो आई हैव हाई इंटेग्रिटी, ठीक है, तो क्योंकि मैं खुद के बारे में बिलीव करती हूँ और खुद के बारे में बोलती हूँ, तो मैं हमेशा इन चीज़ों को कैरी भी अपने साथ करूँगी। तो अपने अंदर जो भी क्वालिटी चाहिए, और अगर आपको पता है आपके अंदर वो क्वालिटी है, उसको प्रेज करना शुरू कीजिए, बिकॉज वो चीज़ और बढ़ेगी, राइट। सो ये था एक छोटा सा थॉट। आई रियली होप इट विल मेक सेंस टू यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक टेक very good care of yourself. Bye bye.